आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आपको मालूम है हमारे साथ हमारी फैमिली का हिस्सा हमेशा कोई ना कोई बनता है और होता है हमारे साथ। तो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारी मैं इनकी क्या तारीफ़ करूं, बिकॉज़ के इससे पहले भी हमारे साथ कई दफ़ा ये शो में आ चुकी हैं और आज फिर ये हमारे साथ हैं। तो चलते हैं इनकी तरफ और इनसे सलाम दुआ करते हैं और फिर आगे लेके चलते हैं शो को। सादिया सैफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डेंटिस्ट हैं और इससे आगे वो क्या क्या इनसे खुद पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ जलाल, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, वेलकम बैक। आप बड़े टाइम के बाद आप वापस हमारे शो में आए। मैं तो चाहता हूँ कि आप हमेशा हमारा हिस्सा बने हर रहें। फ्राइडे आपके साथ हूँ। हाँ, मैं ये चाहता हूँ क्योंकि जो ओरल डिजीज़ हैं लोग इसको बहुत इजी लेते हैं और जिस तरह के प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, मेरे ख्याल से हमें उनको आगाही इस बात के ऊपर ओरल डिजीज़ के से रिलेटेड देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, क्या मसरूफियात है? मैं जो है वो पिछले ईयर लाइक लास्ट ईयर मैंने ख्याल में या अर्लियर दिस ईयर आई केम टू योर शो। फिर उसके बाद जो है वो मैं एक फुल माउथ रिहैबिलिटेशन का कोर्स करने के लिए मलेशिया चली गई थी। अच्छा। और फिर मैं वहाँ से पाकिस्तान टू एंड फ्रो कर रही थी फॉर माई प्रैक्टिस एंड फॉर द कोर्स। And I'm privileged that I'm the first one in Pakistan जिसने who is trained from Malaysia जो कि जिसने full mouth rehabilitation वहाँ से किया। और full mouth rehabilitation में हर चीज़ आ जाती है कि अगर आपके पास जो है वो पेशेंट किसी भी बीमारी के साथ आता है बीमारी से लेकर, तो आप उसको right from the beginning treating from the gums to the teeth या बाकी ओरल डिजीजेस आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ी सी मतलब मेरी जो है वो ऑक्यूपेंसी इसमें रही, इस वजह से मैं आपके शो को भी थोड़ा टाइम नहीं दे पाई। सही। तो आप मतलब पूरा ऑल टाइम, मतलब ये जो पूरा टाइम हमारा गैप गुजरा है वो आपने कोर्सेज किए और माशाल्लाह से आप पाकिस्तान की फर्स्ट मैं कहूँगा कि डेंटिस्ट एक तरह से या ओरल डिजीज से रिलेटेड आप डॉक्टर, फुल माउथ रिहैब सर्जन जो है माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह मियां आपको और कामयाबी दें और आगे बढ़ने की ताकत अता फरमाई, हमारी दुआ आपके साथ है। अच्छा, हम ओरल डिजीज़ के बारे में बात करें अगर, तो आजकल ऑनलाइन अगर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़े डिफरेंट तरह के जो है ना केमिकल बेस्ड टूथपेस्ट और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं या माउथ टीथ वाइटनिंग की चीज़ें आ रही हैं। तो क्या ये यूज़ करना सही है? देखिए, वही बात है कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप बीमार होंगे तो आप दवा खाएंगे ना। लेकिन अगर आप बीमार नहीं हैं और आप ज़बरदस्ती दवा खा रहे हैं तो फिर दैट कैन बी डिस्ट्रक्टिव टू योर हेल्थ। अगर दांत को वाकई ज़रूरत है, मसूड़ों को ख़राब हैं और आपको उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, दांत वाकई जो है वो किसी भी बीमारी की वजह से, किसी मेडिसिनल इनटेक की वजह से या आप समझ लें कि किसी भी सिस्टेमिक कंडीशन की वजह से येलो हो गए हैं, या आपका कोई ऐसा इवेंट है, मेजर इवेंट, जिसमें आप चाहते हैं कि वंस इन अ वाइल आपको एक मेक ओवर की ज़रूरत है, यू कैन ऑलवेज ऑप्ट विद अ टीथ वाइटनिंग काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट। लेकिन रेगुलर बेसिस पे कि अगर आप कहें कि मैं केमिकल वाइटनिंग लेता रहूं सारा वक्त, तो इन द एंड इट इज़ द केमिकल बेसिकली जो कि दांतों के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये जो आप मुझे जो लगता है कि हमें डॉक्टर को कंसर्न करते हुए या डेंटिस्ट को कंसर्न करते हुए इन चीज़ों को इस्तेमाल करना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स लेके नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आपने इन चीज़ों की तरफ जाना भी है तो बेटर टू लाइक गेट अ कंसल्टेशन फ्रॉम योर डेंटिस्ट। आपका डेंटिस्ट आपको मशवरा देगा कि किस चीज़ को कितनी क्वांटिटी में और कितनी मिकदार में यूज़ करना है, कितनी देर के लिए यूज़ करना है। अदरवाइज़ जिस तरह से लोग हमारे पास विजिट करते हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं दांत, या वो जो मंजन आते हैं कि लोगों ने सोशल मीडिया की साइट्स पे से खरीद लिया और फिर वो लगा लिया, बिल्कुल, और फिर दांतों के सरफेस भी रफ हो जाता है, ठंडा गर्म की कैफियत लगती है और वो बहुत दिनों तक रिकवर नहीं कर पाते उसके लिए। तो बगैर मशवरे के, बगैर कंसल्टेशन के ना एडवाइजेबल नहीं है। अच्छा, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं वो सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अगर सादिया से कोई सवाल करना हो ओरल डिजीज़ से रिलेटेड तो
आप सादिया को मतलब आप हमारे शो में कॉल करके सादिया से पूछ सकते हैं, और इसके अलावा रेसिपी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम गम्स की बात करते हैं तो हमारे जो भाई बहन जो भी लोग हमारे देखने वाले जो पान छालिया और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, ठीक है, तो वो इनिशियल स्टेज के ऊपर जब सॉइलिंग आती है फेस के ऊपर और आपके गम्स के ऊपर, तो उस वक्त फ़ौरन एक तो सबसे पहले तो मेरी नज़र में कि कंसल्टेशन लेनी चाहिए आपको किसी भी ऑर्थोडोंटिस्ट से या आपके जितने भी डेंटिस्ट हैं उनसे। तो उसके अलावा आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जाए जिससे वो कवर देखिए, मैं हमेशा आपके शो पे के तवस्सुल से भी बताते रही हूँ, और मैं ये पेशेंट्स को हमेशा गाइड भी करती हूँ कि देखिए, आपने सुना होगा कि एवरी 6 मंथ्स यू हैव टू विजिट योर डेंटिस्ट। हर 6 महीने में आपने अपने डेंटिस्ट को विजिट करना है। कोशिश करें कि फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि रात को ब्रश किए बगैर ना सोएं, क्योंकि रात का ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन का ब्रश स्किप भी कर लेते हैं ना, कोई मसला नहीं है, क्योंकि बॉडी एक्टिव जोन में होती है, आपने कुल्ली कर लिया, काम चल जाता है। लेकिन रात में आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है ना, वो फाइट मोड में नहीं होती है, और बैक्टीरियल ग्रोथ या जो मल्टीप्लिकेशन होती है, बहुत तेज़ी से जरासीम जो है ना वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि सलाइवरी फ्लो भी हमारा जो है वो रात के वक्त पे कम हो रहा होता है। तो अगर आप कोई एंटी माइक्रोबियल यूज़ नहीं कर रहे, आप टूथपेस्ट नहीं यूज़ कर रहे, आप कोई माउथ वॉश यूज़ नहीं कर रहे, आप ब्रश नहीं कर रहे, और पूरे दिन का खाना जो है वो आपके दांतों के ऊपर चिपका हुआ है, तो बैक्टीरिया की तो पार्टी हो जाती है। वो उसके अंदर बड़ी मौज मस्ती करता है, रात 7-8 घंटा जो है वो उसके साथ गुजरता है। फिर सुबह भी लोग जो है वो आधे से ज़्यादा लोग जो है वो प्रॉपरली ब्रश नहीं करते, जल्दी में होते हैं ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। तो ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो मुंह का एनवायरनमेंट होता है ना, वो एसिडिक हो जाता है। और जब एसिडिक एनवायरनमेंट होता है मुंह का, तो फिर दांत का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर भी होता है ना, इनामल, वो आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और फिर आप मजीद दांतों की बीमारियों में और मसूड़ों की बीमारियों को जन्म देते हैं। तो सबसे पहले एडवाइजेबल ये है कि आपने रात का ब्रश नहीं छोड़ना है। रात का ब्रश आप प्रॉपर करें, 90% दांतों की बीमारी से जो है ना वो आप बच जाएंगे। मतलब रात को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, और जितने भी ये पान छालिया वगैरह चीज़ें खाने वाले लोग हैं हमारे, वो रात में मुंह में रख कर ना खाएं, ना सोएं, क्योंकि अक्सर मैंने ये भी सुना है कि रात को मुंह में रखकर लोग सो जाते हैं, या खाने की चीज़ें, टॉफ़ी, बबल, इस तरह की चीज़ें कुछ भी रखते हैं और वो सो जाते हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं नॉर्थ कराची से बोल रही हूँ। मेरा नाम रुखसाना है। क्या नाम है आपका? रुखसाना। रुखसाना, क्या कहना चाहती हैं रुखसाना आप? मैं उनको शुगर के बारे में मालूमात करनी। क्या चीज़? शुगर के बारे में मालूमात करनी। शुगर के बारे में? हाँ। और कुछ पूछना है आपने? बस यही पूछना था कि शुगर का क्या इलाज है, क्या है, वो बता दीजिएगा। ठीक है मेरी बहन, मैं अभी आपको बताता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा आप। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुगर के अंदर दांत जो गिर जाते हैं तो उनके बारे में देखिए, शुगर या डायबिटीज़ का जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आपके गम्स के साथ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरिया है वो जो बाई प्रोडक्ट रिलीज़ करता है ना, वो भी मतलब आप इसको इस तरह से समझ लें कि वो शुगर लेवल्स को रेज़ कर देता है। तो इसकी एक स्टडी है, मेरी अपनी पर्सनल स्टडी भी है, मतलब हमारे कुछ पेशेंट्स के ऊपर परफॉर्म हुई हुई वो स्टडी है, वो पब्लिश स्टडी है, और लिटरेचर भी ये कहता है कि अगर आपके गम्स ख़राब हैं और आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, मसूड़े अगर आपके ख़राब हैं तो वो आपकी डायबिटीज़ को भी बिगाड़ देती है, और अगर वो सही है तो फिर आपकी शुगर भी जो है ना वो सही कंट्रोल हो जाएगी। और वाइस वर्सा, मतलब अगर आपकी शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं तो आपके मतलब मसूड़े भी ख़राब हो जाएंगे। तो देखा ये गया है कि जिनके मसूड़े बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं वो भी डायबिटीज़ की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट, अगर किसी को पता है कि यार मतलब मेरी फैमिली हिस्ट्री है, मुझे जो है ये शुगर की बीमारी हो गई है, या मैं प्रोन हूँ कि मेरी जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोस हो गई है, तो सही है आप मीठा कम खाएं या मीठा खाने के बाद आप ब्रश करें, लेकिन आपने अपनी सफाई भी मैंडेटरी करनी है। प्रोफेशनल क्लीनिंग आपने करानी है, मतलब हर 3 महीने 4 महीने के बाद आपने एक प्रोफेशनल क्लीनिंग। प्रोफेशनल क्लीनिंग की अगर हम बात करें तो सादिया, जिस तरह से बात होती है कि
बहुत सारे, इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन रखा है कि लोगों का कहना ये है कि अगर हमने दांत घिसवा दिए तो वो फिर जो है ना वो एक जिल्द ख़त्म हो जाती है और फिर उसके बाद ज़्यादा जल्दी ख़राब होते हैं दांत, ठंडा गर्म लगता है और बहुत सारे, मैं तो 6 महीने बाद पहुंच जाता हूँ डॉक्टर के पास। मगर लोगों का कहना ये है कि हर 6 मंथ के बाद अगर आप दांत की क्लीनिंग कराएंगे तो दांत तो कमज़ोर पड़ जाएंगे। देखिए, मैं ना स्केलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। आई बिलीव इन अ पेरियोडोंटल थेरेपी। जैसे दांत के ऊपर गम्स हैं, उसके नीचे आपकी बोन है और गम्स की भी कुछ लेवल्स हैं। तो देखिए, मुंह के अंदर सलाइवा है, आप अगर सिर्फ पानी से कुल्ली भी कर लेते हैं तो आप अपने मुंह, दांत की जो ऊपर वाली लेयर है वो तो वैसे कुदरत भी साफ कर देता है उसको और आप भी साफ कर रहे हैं। आपने सिर्फ सॉफ्ट प्लाक अपनी फिंगर से भी रिमूव करना है तो आपने कर दिया। जो ओरिजिनली आपने क्लीन करना है ना, वो आपने अपने मसूड़ों को क्लीन करना है और मसूड़ों के नीचे जो है ना बैक्टीरिया छुप जाते हैं। मैं ना जनरली लोगों को रिलेट करती हूँ आम एग्जांपल्स देके। आप इसको इस तरह से समझें कि जो स्केलिंग है वो, आपका शो है, किचन का शो है, मैं किचन वाली एग्जांपल देती हूँ कि किचन का कैबिनेट आपने साफ किया और आपको लगा भाई बड़ी जबरदस्त कोई हमने सफाई कर दी ऊपर से, लेकिन कैबिनेट के अंदर कॉकरोच है, अंदर कॉकरोच है, मसूड़े के अंदर कॉकरोच है, ठीक है ना। तो आपने उसको फ्यूमिगेट करना है। दैट्स व्हाट वी आर कॉलिंग अ प्रोफेशनल क्लीनिंग। वो आपके डॉक्टर को पता है कि मसूड़े के अंदर किस तरह से डीप क्लीन करना है, कितनी सिटिंग्स में करना है। कुछ मेडिसिन होती हैं जिसको आपने मसूड़ों के अंदर डालना होता है। जैसे मसूड़े के अंदर जो बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं ना, वो विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करते हैं। तो अगर कुछ ऑक्सीजन बेस्ड जेल्स का आप इस्तेमाल करें या माउथ वॉशेस का इस्तेमाल करें तो बैक्टीरियल कंटैमिनेशन होती ही नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया सैफ। इनसे गपशप लग रही थी ओरल डिजीज़ के बारे में। तो आप में से अगर कोई भी सवाल करना चाहता है मुंह की बीमारियों से रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। और इसके अलावा आप हमारे शो को यूट्यूब पे देख सकते हैं, आज एंटरटेनमेंट हमारा चैनल है। और इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन करेंगे, आज एंटरटेनमेंट ही हमारा लिंक है। अच्छा जी, सादिया से बात हो रही थी सफाई की और इन सारी चीज़ों की। अगर हम सफाई की बात करते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि हर 6 मंथ के बाद डीप क्लीनिंग कराना ज़रूरी है। बेशक आप स्केलिंग ना करवाएं, बट डीप क्लीनिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, आप राइट तरीका क्या है ब्रश करने का? अगर हम बात करें कि अगर हम क्लीनिंग नहीं करवाते, हम डेली बेसिस पर अगर हम सुबह शाम या सुबह और रात को ब्रश करते हैं तो राइट तरीका क्या है ब्रश को इस्तेमाल देखिए, बेसिकली आपने एक सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का ब्रश लेना है। मैं हार्ड ब्रश या मीडियम ब्रश को यूज़ करना रेकमेंड नहीं। इसमें है ये बात है कि सॉफ्ट, हार्ड और मीडियम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे कहते हैं कि लिखा आता है कि स्मोकर है तो वो हार्ड ब्रश यूज़ करे और अगर किसी को गम का प्रॉब्लम है तो वो सॉफ्ट ब्रश यूज़ करे। तो ये क्या, ये सिर्फ बेचने के मंजन है। अच्छा, ये सिर्फ बेचने के मंजन है, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, आपने जो है अपने गम्स को ना उसके साथ दोस्ती करनी है, फाइट नहीं करनी है। तो कहानी ये है कि लेट्स सपोज ये आपके गम्स का सरफेस है, वो बेचारे मासूम सॉफ्ट होते हैं, आपने उसके लिए सॉफ्ट ब्रश ही यूज़ करना है ताकि आप उनके साथ कुश्ती ना लड़ें, अग्रेसिव ना हो। और आपने अपने दांतों के ऊपर भी फोर्स नहीं लगानी है। करना कुछ ये होता है कि आपने अपने ब्रश को अपने मसूड़ों के और दांत के दरमियान रखना है। नीचे का ब्रश कर रहे हो तो नीचे से ऊपर की तरफ, और ऊपर के दांत ब्रश कर रहे हो तो ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर लगा के, इस तरह से प्रेशर लगा के, जेंटल, बी जेंटल, जस्ट प्रेशर एंड एक लाइक बाहर की तरफ से उसको करना है। प्रेशर लगाया, एक्सट्रैक्ट आउट, प्रेशर एंड एक्सट्रैक्ट आउट, ताकि आपके मसूड़ों के अंदर जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन है, मैं बार बार फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बैक्टीरिया का जो घर है बेसिकली वो मसूड़े ही हैं। दांत के ऊपर जो सॉफ्ट प्लाग होता है वो तो अगर आप फिंगर से भी साफ करेंगे वो रिमूव हो जाता है, लेकिन जो हम घर पे रिमूव नहीं कर पाते हैं वो बैक्टीरियल कंटैमिनेशन है या वो हार्ड प्लाग है जो कि मसूड़ों के ऊपर और मसूड़ों के अंदर जमा हो जाता है। सही। और अगर वो रिमूव नहीं हो पाता तो फिर वो प्लाग से बढ़कर कैलकुलस हो जाता है, वो पत्थर बन जाता है और वो फिर आप किसी भी फॉर्म में ब्रश ले लें वो नहीं रिमूव होता। जब आप हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं तो आप अग्रेशन की वजह से मज़ीद दांतों की लेयर्स और मसूड़े की लेयर को डिस्टर्ब करते हैं, वो ब्लीडिंग गम्स में कन्वर्ट हो जाता है। सही। इसीलिए हमेशा ब्रश करने का तरीका जो है वो आप एक 45 डिग्री के एंगल के ऊपर अपना सॉफ्ट ब्रश रखें और प्रेशर लगाएं, फोर्स नहीं लगाना है, घिसना नहीं है। सही। इसी वजह से जो है वो लोगों के दांतों का जो ऊपर वाला सरफेस एरिया होता है वो अट्रीट कर जाता है और चिप ऑफ हो जाता है और फिर वो मज़ीद बीमारियों में
ठीक। पड़ जाते अच्छा, हैं। तो इसमें फिर एक ब्रश आता है इलेक्ट्रिक ब्रश, जी ठीक है, जो कि राउंड राउंड जो है ना जी वो घूम बिल्कुल, रहा होता है। इलेक्ट्रिक तो ब्रश कैन बी यूज्ड बिकॉज अच्छा। उसके अंदर जो है वो एक ऑटोमेटेड फोर्स और प्रेशर गिवन है ना, तो अगर किसी बंदे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं जो है वो ब्रश में कितनी फोर्स लगाऊं या कितने प्रेशर के साथ उसको यूज़ करूं, तो इलेक्ट्रिक ब्रश इज़ अ गुड ऑप्शन, उसमें कोई अच्छा, बुराई वो नहीं उसमें बुराई नहीं है, उसमें सॉफ्ट मीडियम हार्ड नहीं, कोई इलेक्ट्रिक ब्रश इलेक्ट्रिक ब्रशेस can मतलब be यूज़ used, करने can के be लिए used, अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो मसवाक जो कि सुन्नत भी है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, और कहते हैं कि मसवाक जब भी दिल चाहे इस्तेमाल करो और कर लेना चाहिए, और रात को भी करें, सुबह भी करें, वज़ू के बाद भी करें, जैसे भी आपका दिल करे तो वो करें। क्या मसवाक सही है? देखिए, मसवाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो क्योंकि सुन्नत है, फ्लोराइड निकालता है अपने अंदर से, फ्लोराइड लीच आउट करता है, तो हमारे दांतों के लिए ना एंटी कैविटी या एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। लेकिन क्योंकि हमारे लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि कितना फोर्स या कितने प्रेशर के साथ जो है वो आपको यूज़ करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको ये भी नहीं पता कि वो ऑर्गेनिक मिसवाक है या नॉन ऑर्गेनिक मिसवाक है, मतलब हर चीज़ की एक कॉपी तो आई जाती है माशाल्लाह, स्पेशली हमारा मुल्क तो मशहूर है इन सारी चीज़ों में, तो फिर जो है मतलब हाईली रेकमेंड हम लोग इस वजह से भी नहीं करते कि भाई या तो आप डेंटल क्लिनिक पे या अपने डेंटिस्ट के पास अपना मिसवाक जो भी आप विलिंगली चाह रहे हैं कि आप उसको यूज़ करें, आप उसको लेकर आएँ। आपका डेंटिस्ट आपको गाइड करेगा कि किस डायरेक्शन में, कितने एंगल में और किस तरह से उसको यूज़ करना है, देन तो इट इज़ बेनिफिशियल। लेकिन ओवर द काउंटर आप जाएं और फिर अपनी मर्जी से जितनी मर्जी फोर्स लगा के आप उसको यूज़ करें तो फिर इट इज़ नॉट बेनिफिशियल। अच्छा, ठीक है, एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं, फिर इसी सवाल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ओहो, चलें, आपको ज़्यादा वेट करवा दिया, बट ये है कि आप दोबारा कॉल कर सकते हैं और कॉल करके जो है जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हर चीज़ पर हम कहते हैं कि अगर हम क्लिनिक चले जाएं या डेंटिस्ट के पास चले जाएं या डॉक्टर के पास चले जाएं तो बहुत महंगा है, ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो क्या आप कहते हैं इसके बारे में कि महंगा है तो क्या करें, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्या करे? देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ को सॉरी, कॉल आ गई, कॉल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं जी। मुझे ना एक सवाल करना था आपसे कि दांतों के बारे में। जी जी तो जी। मुझे ये पूछना था कि आवाज़ कम कि ना मैंने ना दांत जो है ना मेरे खराब थे, तो मैंने ना वो केप लगवाए थे ना, तो अब ये कि मुझे केप लगाए थे ना काफ़ी अर्सा हो गया है, यानी कि 5 से 6 साल हो गए। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि ना मुझे दोबारा से मतलब ये क्लीन करवाना चाहिए या कोई मसला तो नहीं हो जाएगा ऐसा? मुझे माशाल्लाह तकलीफ तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन पूछना ये था कि जो है ना मैं ये सफाई कैसे रखूँ इसकी ना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपके? ठीक है मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी आपको डॉक्टर बता रही हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, जो कैप का इन्होंने जिक्र किया वो दांतों का ट्रीटमेंट बाज़ वक्त जो है वो रूट कनाल हुआ होता है, बाज़ वक्त दांतों के अंदर कैविटी लगी हुई होती है, बाज़ वक्त जो है वो 2 दांतों के बीच में गैप होता है, जिसकी वजह से डेंटिस्ट रेकमेंड करते हैं कि आप दांतों के ऊपर क्राउन या कवर पहन लें। उसके भी डिफरेंट तरह के मटीरियल होते हैं और उसकी एक ख़ास टेक्निक होती है दांत को कट करने की। अगर कि तो वो प्रॉपर्ली कट हुआ हुआ है, जैसे कि बहन ने फरमाया कि वो कट हुआ हुआ है और उन्होंने कवर पहना हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई तकलीफ नहीं है माशाल्लाह, तो इन कवर्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है। बट देन अगेन, क्योंकि अगर कि तो वो मेटेलिक कवर है और उसके ऊपर पोर्सलिन भी लगा हुआ है और नीचे मेटल बेस है, तो मेटल का हमारे जो मसूड़े हैं ना उसके साथ कोई बहुत दोस्ती नहीं होती है, बिकॉज मेटल के साथ मसूड़ा नहीं आपका चिपकता। तो देयर इज़ ऑलवेज अ डिमार्केशन कि जिसमें मेटल की लाइन एक अलग नज़र आ रही होती है और हमारा मसूड़ा जो है ना उससे 2 कदम पीछे ही होता है, नजर आ रहा होता है। तो उस एरिया को क्लीन करना, साफ करना ज़रूरी है और उसको आप प्रोफेशनली क्लीन करवाएं, चाहे वो आपको तकलीफ दे रहा हो या ना दे, क्योंकि बाज़ वक्त जो है वो अगर रूट कनाल ट्रीटेड दांत है और वो आपको तकलीफ नहीं दे रहा बिकॉज उसको डिसेंसिटाइज कर दिया गया है, तो आपका ब्रेन नहीं सेंस कर रहा ना कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन कॉज हो रहा है,
तो ब्रेन सेंस नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। तो जस्ट टू रूल आउट एंड जस्ट टू बी सेफ, कि आपको लगे कि यार सारी चीज़ें ठीक हैं, 6 साल का अरसा आप ना निकालें, वंस इन अ ईयर या 2 साल में एक दफ़ा आप जाके एक एक्सरे वगैरह अपना करवा के उसका एक फॉलो अप करवा लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि आपको ये पता हो कि यार जो भी चीज़ें अंदर हैं वो सब ठीक चल रहा सब सही है। और क्लीनिंग मतलब cleaning आपका mandatory है। ज़रूरी है, साफ करवाना बहुत ज़रूरी है जी। अब मैं वापस अपने सवाल पर आता हूँ जी। कि फीस आपकी जो है, देखिए मैं आपको जिस तरह से बता रही थी कि मैं बिलीव करती हूँ कि डेंटिस्ट्री महंगी नहीं है, नेग्लिजेंस महंगी है, महंगा पड़ ठीक जाता है ना। हाँ, क्योंकि हम लोगों को जिस वक्त जो चीज़ करवानी होती है ना, हम उस वक्त तो वो चीज़ नहीं करवाते, हम उसको प्रोलॉन्ग करते हैं, सही, उसको बढ़ा देते हैं। फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं फिर वो बड़ा तो वो महंगा महंगा बिल नुस्खा, बन जाता है। हाँ। अब अगर आपको ये पता है कि मैंने 6 महीने के बाद जो है वो जाके एक सफाई करानी है, हाँ। तो आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ लेना कि 200-300 रुपए हर महीने जमा कर लें गुल्लक में, तो 3-4 हज़ार रुपए की एक प्रॉपर क्लीनिंग हो जाती है। हाँ। फिर अगर आप वो क्लीनिंग कराते रहेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जब आप विजिट करेंगे तो वो आपको बता देगा कि भाई ये तुम्हारे दांत में थोड़ी हल्की फुल्की कैविटी हो रही है, या तुम ब्रशिंग टेक्निक अपनी ठीक कर लो। तो बाज़ वक्त उस वक्त आप जब कैविटी वगैरह को क्लीन कर लेते हैं ना, तो कुछ कैविटीज़ खुद ब खुद अरेस्ट भी हो जाती हैं, बॉडी उनको रिपेयर भी कर लेती है। लेकिन अगर हम उसको नहीं ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है वो रूट कनाल पे जाएगा और वो फिर 17-18 हज़ार 20 हज़ार रुपए का प्रोसीजर होगा। डायरेक्ट जो है ना टाप गए 17-18 टोटल तनख्वाह बेचारों को 40,000 रुपए मिल रही है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं गुलनाज बोल रही हूँ कराची से। जी गुलनाज, क्या कहना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? ये मैं डॉक्टर साहब से दांतों के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरी बेटी है, वो 23 साल की है, उसके ना दांतों में है ना 2 जगह गैप आ गया अभी। ठीक है, एज क्या है? 2 एक सामने की 6 साल उसके बराबर बताया में आपने, gap 6 साल बताया आपने बेटी का? नहीं 23 साल। 23 साल, ओके 23 ठीक है, ठीक है। गैप तो आगे सुन- दांतों में, और इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं हाँ नहीं, और नहीं, दो दांतों में आ गया। सामने बच्ची बहुत परेशान है कि क्यों गैप आ गया मेरे दोनों दांतों में, उसमें तो कोई कैविटी किस वजह से हो रही है? कैविटी तो नहीं है उसके अंदर कोई? कोई दर्द नहीं है? नहीं तकलीफ? गैप है खाली। नहीं कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी आपको सादिया बता रही है। थैंक यू जी। ठीक है, देखिए गैप 2 दांतों के बीच में एक अच्छा कांटेक्ट पॉइंट नेचर की तरफ से होता है। तो अगर बाय बर्थ या ड्यूरिंग चाइल्डहुड या आपके परमानेंट दांत निकलने के वक्त पे कोई गैप क्रिएटेड नहीं था, या कुदरती तौर पे वो गैप बना हुआ नहीं था और अब बन रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके दांत मूव कर रहे हैं। और दांत मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी फाउंडेशन अच्छी नहीं है। फाउंडेशन यानी कि पिलर्स जो होते हैं दांत के, वो उनके मसूड़े होते हैं। तो मसूड़े या बोन कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में है, वो डिफेक्ट कर रही है, उसी की वजह से मूवमेंट आ रही है। तो पहले आप ये चेक करें कि कहीं मसूड़ों के ऊपर कोई कैलकुलस तो नहीं है, मसूड़े बहुत ज़्यादा सॉगी तो नहीं हो रहे हैं, इन्फ्लेम्ड तो नहीं है, रेड तो नहीं है। मीन के इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बिल्कुल फर्स्ट टाइम में डॉक्टर को दिखाएं, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम। और फिर दूसरा ये भी देखें कि मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था कि क्या आप लोग विटामिन डीज और कैल्शियम्स और ये जो इस तरह के बोन बिल्डिंग सप्लीमेंट्स हैं, क्या वो लेते हैं? दूध दही इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो फिर इन चीज़ों का इंटेक थोड़ा बढ़ाएं। तो मैं तो कह रहा हूँ सादिया, तुम अकेले शो कर लो और खाना भी पका लो। मैं बना देती है अच्छा सादिया, कितना शौक है कुकिंग का? मैंने आपको बताया ना, मैं अगर डेंटिस्ट नहीं होती तो शेफ होती। शेफ होती? हाँ। अच्छा, घर में खुद पका रहे होते सारा? मैं खाना खुद बनाती। हाँ, पक्की बात? हाँ, मैं अपने बच्चों को अपने ही हाथ का खाना। क्या अच्छा क्या बना लेती हैं आप? सब चीज़। सब चीज़? मतलब फिर भी एक होगा ना कि यार मैं ये खाउसे मेमन छे। हाँ, आप अच्छा मेमन हमारे पास। अच्छा, मैंने ये देखा है कि हमारे कुकिंग शो के अंदर हमारी फैमिली में बहुत सारी ख़वातीन आई हैं जो मेमन हैं। ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त। एक तो लास्ट में आई थी, उन्होंने अकनी बनाई थी और अकनी के साथ एक लड्डू बनाए थे। फ्राइड फिश बनाते हैं हमारे यहाँ अकनी। कौन से लड्डू थे असद भाई? हाँ, कोई पंजीरी टाइप के लड्डू थे, बहुत ज़बरदस्त लड्डू थे यार। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने डेंटल सेवा से बात करनी है। जी, सुन रही है आप, बात करें, आपसे बात करनी है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए क्या मसला हो गया? जी मेरा ये मसला है कि मैंने ये पूछना था कि ये जो फिक्स
दांत जो लगते हैं ये क्या लगवाने चाहिए या फिर नहीं, कि वो दूसरे वो उतारने चढ़ाने वाले लगाने चाहिए? देखिए, केस टू केस वैरी करता है कि आप क्या चाहते हैं। और फिक्स दांत में जो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है वो हमेशा इम्प्लांट का ऑप्शन होता है, क्योंकि जो दूसरे वाले फिक्स्ड होते हैं और निकालने डालने वालों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों ही दांतों की मदद से ही सपोर्ट ले रहे होते हैं। बस वो पेशेंट की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ब्रिज के ऊपर जाना चाहते हैं या वो डेंचर्स के ऊपर जाना चाहते हैं। दैट्स 100% पेशेंट्स चॉइस, क्योंकि सिर्फ फिक्स्ड वाले थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और जो डेंचर्स होते हैं वो थोड़े से सस्ते होते हैं, तो वो पेशेंट की चॉइस होती है। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए कि फिक्स्ड वाला जो ऑप्शन होता है, जो इम्प्लांट का ऑप्शन होता है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और अगर उसके कंपैरिजन में डेंचर नहीं होता था, बिकॉज इम्प्लांट की वजह से आपकी हड्डी बची रहती है और डेंचर की वजह से आपकी हड्डी लूज हो जाती है। और कुछ पूछना चाहेंगे मैम? बहुत कम आ रही है। वो शेफ साहब काम अच्छा, कर आई रहे एम सॉरी, आप बोले दोबारा बोले। मैं आपसे ये कह रही थी कि जो फिक्स्ड दांत होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इम्प्लांट्स, जो स्क्रू होता है जो हड्डी के अंदर लग जाता है, जो हमेशा के लिए मजबूत हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो फिक्स्ड ऑप्शन पे अगर जाना चाहते हैं तो इम्प्लांट ही पे जाना चाहिए। दूसरा वाला जो फिक्स्ड ऑप्शन होता है जिसको हम ब्रिज कहते हैं, वो या डेंचर, दोनों ही क्योंकि दांतों से सपोर्ट ले रहे होते हैं, लेकिन उसमें एक ऑप्शन महंगा होता है, एक ऑप्शन सस्ता होता है, और एक ऑप्शन रिमूवल होता है और एक ऑप्शन फिक्स्ड होता है। तो वो पेशेंट की अपनी चॉइस होती है कि उसका क्या बजट है, वो क्या चाहता है। अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी तो दुआ है कि आप सब अपने अल्लाह मियां आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से और अपने ही दांतों दूर के साथ रखे रखे। और अपने ही दांतों के साथ रखे, वाकई में। और दांत, अच्छा ये बताएं कि दांत अहम कितने हैं? ज़ाहिर है दांत आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है। आपकी पूरी पर्सनालिटी आपके दांतों के ऊपर बेस्ड करती है। आपका सारा कॉन्फिडेंस, आपका स्माइल, आपकी सारी लुक्स जो हैं वो आपके दांतों के साथ हैं। अगर तो दांत आपके सही रहेंगे ना तो आपका जो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही है, रहेगा। आपका जो सिस्टम है वो सही सही रहेगा। रहेगा। एक कॉलर और हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं मेरी ठीक डेंटल ठाक। सर्विस से बात करनी है। जी जी जी, डॉक्टर साहिबा आपकी आवाज़ सुन रही है, मुझे सिर्फ 1 सेकंड दे दीजिएगा, मैं ये ब्लेंड कर दूं, उसके बाद जो है ना आपकी बात सुनते हैं। मेरी आप बताएं, आप कैसी हैं, ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का जी। मेरी बेटी है ना 8 ईयर की, उसके ना टीथ खुद नहीं टूटते और नीचे खुद ही आ जाते हैं, और वो सब ना टेढ़े मेढ़े और उसमें बड़े बड़े आ रहे हैं। तो मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। और उसको मैं हर तरह का फ्रूट, दूध भी रात को जरूर देती हूँ, फ्रूट भी बहुत ज्यादा खिलाती हूँ, लेकिन इसके बावजूद ना सही। उसके टीथ बहुत खराब आ रहे हैं। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। वो खुद टूटते ही नहीं है ना, खुद मैं हिलवाती हूँ, पहले 2 दफा मैंने खुद तोड़वाए हैं, लेकिन ना वो खुद नहीं टूटते। उसके नीचे इतने बड़े टीथ आ जाते हैं। वो बड़ा वो आ रहा है, बहुत परेशान हूँ। तो काइंडली थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है। साथ आप जो है मेरी बहन स्क्रीन के सामने आ जाएं। डॉक्टर जो है आपको अभी सादिया इसका जवाब देंगे। आपके सवाल समझ में आ गया है? बिल्कुल। ठीक है, मैं थोड़ी सी रेसिपी के बारे में बता दूं क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर देखें, हमने टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों को एक साथ ब्लेंड कर दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ पे गरम मसाला, काली मिर्च कुटी हुई, हल्दी, ठीक है जी, नमक और चिकन पाउडर हस्ब जायका। अगर आप ऐड करना चाहें चिकन पाउडर और चिकन क्यूब तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, लाल कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर इसमें हम शामिल कर रहे हैं। अच्छा, कोरिएंडर क्रश, ठीक है, और क्यूमिन जो है हम इसके तड़के में यूज़ करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर दाल तकरीबन जो है वो हमारी कुक हो चुकी है और हमारे साथ मौजूद हैं सादिया से ब्रेक से पहले सवाल हमारी एक बहन ने किया था, तो मैं चाहूँगा कि सादिया उसका जवाब दें। जी बिल्कुल। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि उनकी 8 साल की बेटी है और उनके जो दांत हैं वो बहुत बड़े बड़े से निकल रहे हैं और बहुत अजीब अजीब जगहों से निकल रहे हैं और वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। तो इस स्टेज को अगली डकलिंग स्टेज बोलते हैं। और ये जो स्टेज होती है हर बच्चे की लाइफ में आती है, जिसमें मिक्स डेंटिशन होती है, यानी कि आधे दांत उनके मुंह में दूध के होते हैं और आधे दांत उनके मुंह में परमानेंट होते हैं। और ज़ाहिर है दूध के दांतों का साइज़ छोटा होता है और जो पक्के दांत आ रहे होते हैं उनका साइज़ डबल द साइज़ होता है दूध के दांतों का। तो एक अजीब सा फेज़ जो होता है वो होता है और इसी वजह से इस फेज़ का नाम अगली डकलिंग स्टेज होता है, क्योंकि इस एज में फ्रॉम 8 to 10 ईयर्स जो है वो बच्चा
काफ़ी अगली लुकिंग सा लग रहा होता है कि 2 बग्स बनी जैसे दांत जो हैं वो बाहर होते हैं, बाकी सारे दांत छोटे होते हैं, और कुछ दांत बहुत ज़्यादा प्रोट्रूडेड होते हैं, यानी कि बाहर की तरफ होते हैं, जबड़ा बहुत पिचकावा सा होता है। कुछ केसेस में जो है इस एज के अंदर से जो है आप फंक्शनल थेरेपीज़ या ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बच्चों को देते हैं ताकि उनको आगे जाके ब्रेसेस की तरफ ना जाना पड़े। और कुछ केसेस में जो है आप उसको छोड़ देते हैं और आप देखते हैं कि नेचर जो है वो किस तरह से इस चीज़ को टैकल करती है, और मतलब पग के दांत जो हैं वो किस सिम्त में निकलते हैं, किस डायरेक्शन में आते हैं, किस तरह से आते हैं, और फिर ग्रेजुअली जो है वो बाज़ वक्त बच्चों को ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो खुद ब खुद नेचुरली सॉल्व हो जाते हैं ये वाले इशू। सही, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है। तो अच्छा सादिया, दांत निकलवाना, कहते हैं कि दांत एक दफ़ा निकल गया तो पूरे जो है ना आपके फ्रेम को जो है ना वो डिस्टर्ब कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे क्योंकि 32 दांत जो हैं उसमें से 28 दांत जो हैं वो आपका ऑक्लूजन बना रहे होते हैं। ऑक्लूजन का मतलब ये है कि ऊपर वाला दांत नीचे वाले दांत के साथ मिलकर एक सेट या एक टीम बना रहा होता है, जिससे हमारे मसल्स काम कर रहे होते हैं, जिससे हमारी हड्डी का बैलेंस होता है, जिससे हमारा स्ट्रक्चर बैलेंस होता है, जिससे हमारा फेस कट बैलेंस होता है। जैसे ही एक दांत भी, यानी कि वही मैं एक आम बंदे की एग्जांपल दूंगी कि एक कमरा है जिसके अंदर 32 लोग खड़े हुए हैं और 32 में से कोई एक बंदा भी बाहर जाएगा तो कमरे में सब लोग फैल फैल के खड़े होना शुरू होंगे, यानी कि सब लोगों का एक दूसरे के साथ जो कांटेक्ट है वो ख़त्म होना शुरू होगा। तो ग्रेजुअली हर बंदे के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा काम आ जाएगा। वो जैसे जैसे काम करते जाएंगे उनकी ताकत, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी एज उतनी कम होती जाएगी और फिर आप एक विस्कस सर्कल में पड़ते जाएंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि दांत अगर निकाल दिया जाए तो फौरन उसकी जगह रिप्लेस होना चाहिए। अच्छा, कहते हैं अकल दाढ़ अगर तकलीफ दे रहा हो तो उसको निकाल लें। अकल दाढ़ें जो हैं वो एवोल्यूटेड टीथ हैं, जैसे बॉडी में जैसे जैसे हम इंसान जो है वो ग्रो कर रहा है, ऐसे कुछ बॉडी स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स जो है ना वो अब हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, बट वो हमारे बॉडी का पार्ट है। जैसे हर्निया है या अपेंडिक्स है, उसका बॉडी का के अंदर एग्जिस्टेंस ज़रूर है क्योंकि वो हमारी ओल्डर जनरेशन में बेनिफिशियल थी, लेकिन हमारी जनरेशन में उसका कोई यूज़ नहीं है, बट वो हमारी बॉडी का पार्ट है। और ऑब्वियसली शायद अल्लाह ताला ने रोज़गार रखा है, डॉक्टर उसको निकालेंगे तो पैसे भी तो कमाएंगे। मेरा भी निकला था, यही डॉक्टर थे जिन्होंने पैसे लिए थे और बहुत तकलीफ थी। खैर, तो अकल दाढ़ें भी जो है वो सिर्फ इसीलिए हैं ताकि डॉक्टर उसको निकालें और पैसे कमाएं, पैसे कमा लें, बस काम उसका कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो यार ये तो बातें होती रहेंगी, हम इसके बारे में हम पूछते रहेंगे आपसे सवाल। मैं ये चाहूँगा कि ये बताएं कि खाना, अच्छा जिस तरह से आपने एक शुरू उस वक्त जब हम यहाँ बैठे थे तो आपने कहा था कि विटामिन, ठीक है, विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आम लाइफ के अंदर कि आप लोग खाते हैं या नहीं खाते, आपने पूछा था ये सवाल। तो कितना ज़रूरी है कि विटामिन डी या दूसरे जितने भी विटामिन हैं उनको लेना चाहिए रेगुलर बेसिस पे या गैप दे के? एक कॉलर है, उसके बाद की जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ। और जलाल भाई अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप, तो मालूमात भी फराहम करते हैं, खाना बनाना भी सिखाते हैं। बस देख लें, अब आपका भाई जो है ना फुल सीन ऑन जो है ना होस्टिंग करने वाला है। नेकी कमा रहे हैं आप, है ना? हाँ। आप लोगों की दुआ चाहिए आपके भाई को। आज तो शादियां आई हैं तो उन्होंने 4 चांद लगाए हुए शो में, और आपने तो प्रोग्राम इतना शानदार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पूछेंगी मेरी बहन? आज लाल पे मुझे फरमाइश करनी थी, मुझे वो सिखा दे, रजब टिकिया नहीं होती, मुझे कूंदों में बनाते हैं। वाह, जिनको कहते हैं टिकिया, बिल्कुल बिल्कुल, सूजी की और मैदे की जो बनती हैं। हाँ, वो आटे की बनाकर सिखा दे। अब आटे की बनती है ना शायद। डन, बिल्कुल बनाना सिखाएंगे और बहुत जबरदस्त क्रिस्पी वाली बनाना सिखाएंगे। हाँ, और वो सलाद की फरमाइश पूरी करनी है, आपने वादा किया था। वो तो हमने पीर या मंगल का कहा है। असल में हम जाते जाना चाह रहे हैं तो इसलिए टिकिया बना के ले जाएंगे ना अपने साथ। बट डन, पीर या मंगल को आपकी सलाद की फरमाइश पूरी होगी और उसके बाद टिकिया हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो जुम्मे को बना लेंगे। चलें, ठीक है, थैंक यू, आप फरमाइश पूरी करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन जी। तो विटामिन्स जो है वो ऑब्वियसली हमारे बॉडी का इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। जो हमारा फूड साइकिल होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं उसको उर्दू में, इम्पॉर्टेंट ज़रूरत की जो एक चीज़ है। हाँ। तो मल्टी वाइटामिन्स जो हैं वो हमें लेने चाहिए अपनी डाइट में।
कुछ विटामिन्स जो हैं वो हमें न्यूट्रिशन के थ्रू मिल जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली विटामिन डी जो होता है वो वाया सनलाइट ही मिलता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है एज का जिसमें विटामिन डी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, या हम उतनी एम्पल सनलाइट नहीं ले रहे होते, या वो सनलाइट का वो वाला टाइम हम जो है वो सूरज की धूप नहीं ले रहे होते कि जिसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो विटामिन डी जो है वो आपने आउटसोर्स ही करना होता है। आउटसोर्स ही करना होता है, जी। ठीक है। तो मतलब अगर आप सनलाइट नहीं ले रहे तो आपको कोई ना कोई रिसोर्स चाहिए जिससे आप बिल्कुल, विटामिन, बिकॉज वो फूड सप्लीमेंट में नहीं होता। फूड सप्लीमेंट से तो नहीं होता। आपको जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए भी विटामिन डी चाहिए, यानी कि कैल्शियम तो आप अपने दूध, दही, चीज़ इस तरह की चीज़ों से ले लेते हैं, लेकिन कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचने के लिए भी एक रक्षे की ज़रूरत होती है, और विटामिन डी जो है वो उस रक्षे का काम करता है, जिसके ऊपर बैठ के कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों तक जाता है। सही। और अगर के जो है वो हमारी बॉडी में विटामिन डी कम है तो हमारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन लेवल कम हो जाएगा। हमारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन लेवल कम होगा तो हमारी बोन के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी ना। सही। और हमें दांतों के लिए हमारे, क्योंकि दांत जो है वो हड्डी के अंदर ही एम्बेडेड हैं, तो हमें जो है वो विटामिन डी लेवल्स अपने ठीक रखने हैं। और दूसरा विटामिन सी, बिकॉज गम्स जो हैं वो विटामिन सी, हमारे जितने भी सॉफ्ट टिश्यू हैं, मसूड़े हैं, स्किन है, इन सब चीज़ के लिए, हीलिंग के लिए या रिजुविनेशन के लिए हमें विटामिन सी की ज़रूरत है। तो विटामिन सी भी हमें लेना ही पड़ता है, लेकिन वो फूड सप्लीमेंट से, सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, ऑरेंजेस वगैरह आते हैं, उससे आप उसकी कमी पूरा कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आप अगेन फिर बात वहीं आ गई कि अब जो सीज़न है, ठीक है, जिस तरह से अब जो आपका ऑरेंजेस आएंगे, किनू आएगा, मौसम्बी आएगी, ये सारे जो फ्रूट्स आएंगे, अब अनार है, ठीक है, तो इनसे आप वो सारे रिसोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको गोलियां और ये सारी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं, मगर अगर इन चीज़ों की कमी है बॉडी के अंदर तो किसी करीबी डॉक्टर को दिखाएं और उनसे मशवरा लेकर आप विटामिन की जो सप्लीमेंट शुरू करें, ताकि आप ये जो बीमारियां हैं इनसे आप दूर रहें। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ गम्स की या दांत की या ओरल डिजीज़ की हो, तो उससे बहुत सारी और चीज़ें आपकी हो सकती हैं, बच जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जितनी भी डेंटिस्ट हैं, कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ये डेंटिस्ट जो है सबसे महंगे होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। क्यों, वजह क्या है? बताएं ज़रा। क्योंकि एक तो डेंटल जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, टूल्स एंड इस तरह की इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं, डेंटल प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि वो मुंह के अंदर लगनी होती हैं, वो हमारे सिस्टम का पार्ट हो जाती हैं। तो कोई ऐसी चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते कि जो कुछ अरसे के बाद एक्सपायर हो जाए, ख़राब हो जाए, या अपने अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें लीच आउट करे जो कि बॉडी के लिए जो है वो हार्मफुल हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इस्तेमाल होती हैं वो ख़राब ना हो, हमारा वो इंपोर्ट होती हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, तो मतलब अगर कहा जाए तो एक आसान लफ्ज़ों में कि जो डेंटिस्ट जो टूल्स एंड चीज़ें यूज़ करता है वो उसकी बाइंग बहुत महंगी है। उसकी बाइंग भी बहुत महंगी है, उसकी प्रोडक्शन भी बहुत महंगी है, और फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारा हमें इंपोर्ट ही करनी पड़ती हैं, बिकॉज हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। सही। तो जब आप इंपोर्ट करते हैं तो चीज़ें डेफिनेटली महंगी हो जाती है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है। और अनब्रांडेड चीज़ें जो है आप अगर यूज़ करते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो है वो अनब्रांडेड चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, लोग चाइनी, दंदान साज और इन तरह की चीज़ों के पास जाते हैं, स्टेरिलाइजेशन दांतों यार ये बड़ा एक ज़बरदस्त सवाल आया है चाइनीज़ से रिलेटेड। ये जो ये मज़ेदार सी दाल की रेसिपी आप लोगों ने देखी है, और चावल की हमने बहुत सिंपल और क्विक एंड इजी सी रेसिपी आप लोगों को बनाना सिखाया। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होगी और आप सब ट्राई भी ज़रूर करेंगे। टाइम आखिर के इस सेगमेंट में बहुत कम होता है, तो मैं चाहूँगा सादिया से कि जाते जाते ये बताते चले जाएं कि क्या मैसेज देंगे हमारी आवाम को जो देख रही है इस वक्त। भाई अपनी सेहत को प्रायोरिटी दीजिए और अपने आप को का ख्याल रखें, अपने दांतों का ख्याल करें, खुल के मुस्कुराएं और कोशिश करें कि आपके दांत आपके साथ आए ज़रूर नहीं है, लेकिन जाएं आपके साथ ही। हाँ, ये है। क्योंकि वो महंगा है दांत, और खाने पीने से बढ़ के कोई नेमत नहीं है, और आप अपनी ही दांत और अपनी ही चीज़ के साथ जो है वो उसको भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। आर्टिफिशियल नेचुरल दांत का रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं हो सकता। तो भरपूर कोशिश कीजिए कि अपने दांतों की हिफाजत करें और भरपूर ज़िंदगी जिए।
आमीन आमीन। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है। तो थैंक यू वेरी मच सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज कीमती वक्त में से वक्त निकाला और इतना सारा टाइम हमें दिया, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे फिर हम साथ होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, यहाँ पे इजाज़त चाहूँगा, जाते जाते अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे, हमारी आज की टीम को और सादिया को रखिएगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।